नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपको और मैं हूं आपके साथ जागृति खंडवाल। रुक कर लेते हैं खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10 बजे सुप्रीम कोर्ट में आयोजित संविधान दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान ई कोर्ट परियोजना के तहत विभिन्न नई पहलों और वेबसाइट का उद्घाटन किया। समारोह में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, कानून मंत्री किरेन रिजिजू और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज भी मौजूद हैं। वहीं आपको बता दें कि पीएम मोदी ने कहा कि 1949 में ये आज का ही दिन था जब स्वतंत्र भारत ने अपने लिए एक नई भविष्य की नींव डाली थी। वहीं आपको बता दें कि इस बार का संविधान दिवस इसलिए भी विशेष है क्योंकि भारत ने अपने आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं। उन्होंने कहा कि संविधान की प्रस्तावना के पहले 3 शब्द वी द पीपल केवल शब्द नहीं है, ये एक आह्वान है, एक प्रतिज्ञा है, एक विश्वास है। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे जहां पर सुप्रीम कोर्ट में समारोह का आयोजन किया गया। तो वहीं इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शिरकत की। आपको बता दें कि संविधान दिवस पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में संविधान दिवस समारोह में हिस्सा लिया और इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत में तेजी से विकास हो रहा है और पूरी दुनिया की नजर भारत पर टिकी है। उन्होंने कहा कि आजादी का अमृतकाल होने के साथ ही देश के नागरिकों के लिए कर्तव्य पथ का काल भी है। पीएम मोदी इस अवसर पर मुंबई हमले में शहीदों को याद करते हुए कहा कि आज 26/11 मुंबई आतंकी हमले का दिन भी है। 14 साल पहले जब भारत अपना संविधान दिवस मना रहा था तब उसी दिन मानवता के दुश्मनों ने सबसे बड़ा हमला किया। मुंबई आतंकी हमले में जिनकी मृत्यु हुई, मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, ऐसा भी पीएम मोदी ने कहा। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं दिल्ली की। आज 26/11 मुंबई आतंकी हमले का दिन भी है। 14 वर्ष पहले जब भारत अपने संविधान और अपने नागरिकों के अधिकारों का पर्व मना रहा था, उसी दिन मानवता के दुश्मनों ने भारत पर सबसे बड़ा आतंकवादी हमला किया था। मुंबई आतंकी हमले में जिनकी मृत्यु हुई, मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संविधान दिवस की बधाई दी। वहीं सीएम ने कहा कि सभी को संविधान की गरिमा का सम्मान करना चाहिए, इसके मूल्य की सदैव रक्षा करने का हमें संकल्प लेना चाहिए। भावनात्मक रूप से हम इस प्रदेश के साथ जुड़े हैं और संविधान के अनुसार ही जनहित में कानून बनते हैं। सीएम ने बाबा अम्बेडकर को भी इस मौके पर नमन किया। सीएम मनोहर लाल ने संविधान दिवस की बधाई देते हुए ट्वीट किया। वहीं उन्होंने अपने ट्वीट में भी लिखा कि संविधान व संवैधानिक मूल्यों का बोध होना हर नागरिक के लिए जरूरी है। अधिकारों के साथ साथ राष्ट्र दायित्वों के प्रति उत्तरदायी होना भी सभी के लिए नितांत आवश्यक है। सन 2015 से 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने से लोगों में संवैधानिक मूल्यों का प्रसार हुआ है। सीएम मनोहर लाल दिल्ली दौरे पर रहे जहां सीएम ने एमसीडी चुनाव के लिए उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया। सीएम मनोहर लाल कृष्णा नगर वार्ड नंबर 211 में प्रचार करने के लिए पहुंचे। वहीं खबर करनाल से है जहां कला सहायक शिक्षक संघ के सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संबोधन किया। सीएम ने कहा कि हरियाणा की 3.25 करोड़ जनता मेरा परिवार के सब सदस्यों की चिंता करना मेरा काम है। हरियाणा में सबकी जरूरतें और योग्यता जानने के लिए परिवार पहचान पत्र बनाया गया है। अब तक हरियाणा के 71 लाख परिवारों के इस योजना से जोड़ा गया है और सीएम ने कहा कि 2014 के बाद से प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन का काम
शुरू किया गया है। साथ ही हरियाणा की धरती से हरियाणा एक हरियाणवी एक का नारा दिया गया। पिछले 1 साल में 1 लाख लोगों को सरकारी रोजगार से जोड़ा गया। युवाओं के लिए स्किल यूनिवर्सिटी बनाई गई। स्टार्टअप के लिए लोन उपलब्ध करवाए गए। प्रदेश में भ्रष्टाचार रोकने के लिए कई मजबूत कदम उठाए गए। साथ ही प्रदेश में युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए हरियाणा ओवरसीज प्लेसमेंट सेल बनाया गया। इस सेल के जरिए 1 लाख रोजगार का लक्ष्य रखा गया। हरियाणा में जो आउटसोर्सिंग का खेल चल रहा था उस पर भी रोक लगाई गई है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए भर्ती शुरू की और साथ ही पुलिस के लिए टीआरपी ट्रांसपोर्ट रिक्रूटमेंट पॉलिसी को अपनाया गया। करनाल से खबर आपको बता रहे, जहां पर कला सहायक शिक्षक संघ का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। वहीं सीएम मनोहर लाल ने इस दौरान संबोधित करते हुए कहा कि 1 साल में 1 लाख लोगों को सरकारी रोजगार मिला है। रेवाड़ी दौरे पर रहे सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल के बयान पर उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में सांझा डेयरी जल्द ही खोली जाएगी। बावल और रेवाड़ी की जनता को मिल्क प्लांट में ऑयल मिल की सौगात भी जल्द मिलेगी। सहकारिता मंत्री ने ग्राम सरपंचों को संदेश भी दिया है, सभी पंचायतें मिलकर काम करें। वहीं उन्होंने बीजेपी की तारीफ करते हुए कहा, पूरे देश में भाजपा का परचम फहरा दिया है। गुजरात में भी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई जाएगी। वहीं नवनिर्वाचित पंच सरपंचों के सम्मान समारोह में शिरकत करने के लिए वो पहुंचे थे। साथ ही आपको ये भी बता दें कि बावल के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आयोजित एक कार्यक्रम में मंत्री बनवारी लाल ने लोगों की शिकायतें सुनी और शिकायतों का निवारण करने का आश्वासन भी दिया। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे रेवाड़ी की, जहां पर सहकारिता मंत्री बनवारी लाल रेवाड़ी दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याओं को भी सुना और साथ ही साथ बीजेपी की तारीफ करते हुए विकास कार्यों की भी गिनती की। आज सबसे पहले तो संविधान दिवस है, उसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आज ही के दिन हमारा देश का जो संविधान लागू हुआ था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया था और उसी संविधान के तहत हमारा तीनों कार्यपालिका, न्यायपालिका, वैधानिका सभी उन्हीं के अनुरूप काम कर रही है। आज सरपंचों का भी जो हमारे नए सरपंच उनके आए उनको भी आज हमने सम्मान समारोह के लिए बुलाया है और सभी सरपंचों से बात करेंगे जो रणनीति है, कैसे काम करना है, संकल्प के साथ। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह गांव धोलड़े पहुंचे, जहां उन्होंने धोलेड़ा निवासी स्वतंत्रता सेनानी और आईएनए फौज के सिपाही रहे स्वर्गीय शिवराम यादव और उनकी दिवंगत पत्नी नंदू देवी की मूर्ति का अनावरण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय शिवराम ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी और 97 साल की आयु प्राप्त करके वो चले गए। उन्होंने दक्षिणी हरियाणा की चर्चा करते हुए कहा कि इस क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों के दौरान नेशनल हाईवे का नेटवर्क बिछाया गया, जिससे इस क्षेत्र की सूरत बदलेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि 10 साल पहले रेल कॉरिडोर की शुरुआत हुई और अब यहां पर लॉजिस्टिक हब आया है, जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा। राव इंद्रजीत सिंह ने दक्षिणी हरियाणा में पानी की पूर्ति को लेकर कहा कि इस क्षेत्र में हरियाणा और केंद्र सरकार के प्रयासों से पानी की कमी को काफी हद तक पूरा किया गया है। पानी की समस्या को लेकर हमने भी प्रयास किए और हरियाणा सरकार ने भी, जिसमें काफी हद तक कामयाब भी हुए हैं। तो नारनौल से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर धोलेड़ा दौरे पर मंत्री इंद्रजीत सिंह राव रहे। वहीं आपको बता दें कि नंदू देवी की मूर्ति का उन्होंने अनावरण किया और साथ ही साथ दक्षिणी हरियाणा पर भी चर्चा की। तो आज इनकी मूर्ति का अनावरण करने के लिए हम यहाँ सारे के सारे पहुंचे हैं। स्वतंत्रता सेनानी थे और न केवल आजाद हिंद फौज के एक सदस्य या सिपाही ही थे, बल्कि उन्होंने आयु भी 97 इयर्स की पाई है। तो मैं यहाँ पे जो आया हूँ उनकी मूर्ति का अनावरण करने, उनकी धर्मपत्नी का मूर्ति का अनावरण करने, मेरी आज यही शुभ कामनाएं हैं कि जो
97 वाले उम्र के कोई अगर हमारे यहाँ हो सकते हैं तो बाकी सभी हमारे बुजुर्ग जैसे हैं 100 साल की कम से कम उम्र पाएं और भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। वो 1942 के अंदर ज्वाइन की थी और 46 तक वो सुभाष की फौज में वहाँ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर उन्होंने हिस्सा लिया। इनका जन्म 5 अप्रैल 1921 को उनका जन्म हुआ और 2 अप्रैल 2018 को उनका देहांत हुआ। फरीदाबाद में सुरुखपुर गांव में बीती रात चुनावी घोषणा के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है। इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया और ग्रामीणों ने भी पथराव करना शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने भी आंसू गैस के गोले छोड़े। वहीं आपको बता दें कि प्रथला गांव में सरपंच चुने जाने को लेकर चुनाव कराए जा रहे थे, लेकिन एक विशेष समुदाय के कैंडिडेट ने गलत तरीके से वोट की, तो वहीं पोलिंग एजेंटों ने करीब दर्जनों फर्जी वोट करने वाले लोगों को पुलिस के हवाले किया। इसके बावजूद पुलिस ने शाम 6 बजे एक पोलिंग प्रक्रिया शुरू रखी। फिलहाल बाहरी कैंडिडेट की जीतने की सूचना मिलने के बाद गांव सुरुखपुर के ग्रामीणों में भारी रोष देखने को मिला। गांव में जी पंचायत के चुनाव थे, तो जब चुनाव हो रहे थे तो उसमें एक मुस्लिम समुदाय से इलेक्शन लड़ा साजिद खान। उसके जो फर्जी वोट डाले जा रहे थे तो उनको जो फर्जी वोट डालने वाले थे उनको पकड़ के पुलिस को दिया, लेकिन पुलिस ने उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की और मतदान शाम तक चलता रहा, कोई रुकावट नहीं करी, रेगुलर मतदान चलता रहा। शाम को जब चुनाव खत्म हो गया तो गिनती के टाइम सभी एजेंटों को और उनके जो चुनाव लड़ रहे थे मतलब कैंडिडेटों को अंदर नहीं लिया। मुझे बड़ी परेशानी हो रही है। आपने रुमाल भिगो भी रखी है? आपने रुमाल भिगो भी रखी है? हाँ, भिगो रखी। मुझे बड़ा सांस चढ़ रहा है और बड़ी ये गोला वोला छोड़ रहे हैं, इसकी वजह से मुझे बड़ी दिक्कत हो रही है। ये छोटे बच्चों आंखों में, पूरे गांव को दिक्कत आने लगी है। पूरे गांव को दिक्कत आ रही है। पंचकुला सेक्टर 5 यवनिका गार्डन से हजारों की संख्या में किसान इकट्ठा होकर चंडीगढ़ की तरफ कूच की संयुक्त। वहीं किसान मोर्चा के किसान अपनी मांगों को लेकर हरियाणा के राज्यपाल को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देने के लिए निकले। तो वहीं किसानों का कहना है कि सरकार हमारी समस्याओं का समाधान नहीं कर रही है, जिसको लेकर किसान आज सड़कों पर हैं। वहीं पिछले 3 साल से बेमौसम बारिश और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से फसलें नष्ट हो रही हैं। अनेकों तहसीलों का मुआवजा आज तक लंबित है। इस बार भी धान की फसल में बारिश और जलभराव के चलते काफी नुकसान हुआ है। उनका कहना है कि हरियाणा सरकार से पारित भूमि अधिग्रहण संशोधन कानून 2020 को वापस लो और सभी किसानों और मजदूरों को कर्जा मुक्त करो। सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध करवाया जाए। फसल खराब का पुराना लंबी सर मुआवजा और वर्तमान में खरीफ 2022 का भारी बारिश और जलभराव से बर्बाद फसल का मुआवजा दो। साथ ही जुमला मुश्तर का मालिकाना संबंधी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से किसानों के हित सुरक्षित किए जाएं। से राष्ट्रपति को ज्ञापन देगा। ये 2 वर्ष पूर्व हमारा आंदोलन जो दिल्ली की चारों तरफ लगा था वो हरियाणा और पंजाब के किसानों के द्वारा ही शुरू किया गया था। अब ये 2 वर्ष के बाद हमारा आंदोलन पूरे देश के अंदर शाखाएं हमारी किसान आंदोलन की फैल चुकी है। आज लगभग 25 से 26 राज्यों के अंदर हमारे किसान आंदोलन राज्यपाल के माध्यम से ज्ञापन देंगे। देखिए, आज राजभवन मार्च के लिए राजधानी में किसान जुटे हैं और राज्यपाल को ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं, लेकिन आपने देखा बैरिकेटिंग लगा करके किसानों को रोक लिया है। लेकिन आज का हमारा जो ध्येय है वो हम एक अल्टीमेटम के रूप में राष्ट्रपति के नाम राज्यपाल को ज्ञापन दे रहे हैं। हमारी राष्ट्रीय स्तर की मांगे और हरियाणा की मांगे, और एक ज्ञापन हरियाणा की मांगों को राज्यपाल को और एक ज्ञापन राष्ट्रपति जी को राज्यपाल के माध्यम से भेजेंगे।
समालखा में 27 नवंबर रविवार को जिला परिषद ब्लॉक समिति के पद के लिए चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे, जिसमें नई अनाज मंडी स्थित वैश्य कन्या कॉलेज में मतगणना की जाएगी, जहां पर कड़ी सुरक्षा के बीच ईवीएम मशीनें रखी गई हैं। आपको बता दें कि मतगणना सुबह 8 बजे शुरू हो जाएगी, जिसमें सबसे पहले जिला परिषद के लिए वोटों की गिनती होगी। तो वहीं तैयारियों को लेकर पुलिस अधिकारी डीआईजी किरतपाल ने शनिवार को मतगणना स्थल का निरीक्षण किया और मतगणना स्थल पर कई जगह सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। जो डिसीजन आप लोगों ने कर रखा है वही निकलेगा। बंदोबस्त किया हुआ है, जो स्ट्रांग रूम से जो इधर ईवीएम मशीनें आनी है उनके लिए अरेंजमेंट है, सभी किया हुआ है। कैमरे लगे हुए हैं और बाहर इनर और आउटर कॉर्डन लगा हुआ है। सभी पब्लिक को मतलब बाहर से अंदर कोई नहीं आना किया जाएगा, सिर्फ एजेंट और आएंगे। उनको पास इशू हो चुके हैं तो वही एजेंट अंदर आ पाएंगे जो जिनको पास हो चुके हैं। लगभग कितने पुलिसकर्मियों की ड्यूटी यहाँ पे लगाई? काफी, हमारे यहाँ टोटल 120 कर्मचारियों की लगी हुई है ड्यूटी। स्ट्रांग रूम में ऑलरेडी हमारी पहले से ही लगी है। रुक करते हैं बड़ी खबर का। रेवाड़ी से बड़ी खबर। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का बयान गुजरात चुनाव को लेकर उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि गुजरात में केजरीवाल नहीं बीजेपी जीत रही है। गुजरात में बीजेपी पिछले 27 साल से है सत्तासीन। तो उन्होंने कहा कि जीतने के बाद लगातार 32 वर्षों तक रहेगी बीजेपी। शायद ही किसी पार्टी ने बनाया हो ऐसा रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड गुजरात में टूटने वाला है, ये भी उन्होंने कहा। ये बड़ी और अहम खबर रायपुर से आपको माफ कीजिएगा रेवाड़ी से आपको बता दें, जहां केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का बड़ा बयान सामने आया। तो वहीं गुजरात चुनाव को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि गुजरात में केजरीवाल नहीं बल्कि बीजेपी की जीत होगी। रेवाड़ी से ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं रेवाड़ी की, जो आपको बता दें कि मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने बयान दिया है। गुजरात चुनाव को लेकर उन्होंने बयान दिया है। गुजरात में तो भारतीय जनता पार्टी 27 साल से सत्तासीन है और इस बार जो इलेक्शन होगा जीतने के बाद 32 साल तक वो सत्तासीन रहेगी। तो रिकॉर्ड हिंदुस्तान के अंदर शायद ही किसी प्रांत ने किया होगा कि 32 साल अकेली एक पार्टी सत्तासीन रहो, और वो रिकॉर्ड टूटने वाला है गुजरात के अंदर। रादौर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में टीबी उन्मूलन के लिए जन भागीदारी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पूर्व राज्य मंत्री कर्णदेव काम्बोज ने शिरकत की, जिसके बाद कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रवर चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विजय प्रमार ने की, जहां लोगों को संविधान दिवस के अवसर पर शपथ भी दिलाई। तो वहीं आपको बता दें कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पोषण किट के लिए गोद लिए गए 85 टीबी रोगियों को किट वितरित किए और उनकी जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की। तो वहीं इस अवसर पर कर्णदेव काम्बोज ने कहा कि बीजेपी ने हमेशा राजनीति को सेवा कार्य के तौर पर लिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि टीबी रोगियों को हर माह पोषण आहार की जरूरत होती है, जिस पर उन्होंने रादौर सामुदायिक केंद्र से जुड़े 85 टीबी रोगियों को पोषण आहार किट हर माह उपलब्ध करवाने के लिए गोद लिया है। वहीं जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सहमति भी जताई है। तो रादौर की तस्वीरें भी आपको दिखा रही, जहां पर टीबी उन्मूलन के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो वहीं पूर्व राज्य मंत्री ने इस कार्यक्रम में शिरकत की, जहां पर 85 टीबी रोगियों को किट भी वितरित किए गए और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। गणराज्य बनाने के लिए आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के रादौर विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं ने प्रण लिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक मिशन है कि हम जो राजनीति कदम सेवा के लिए करते हैं, तो जितने भी हमारे रादौर के अंदर टीबी मरीज हैं, जितने हमारे यहाँ इस हॉस्पिटल के अंदर आते हैं, लगभग 85 के करीब मरीज हैं, उन सबको गोद लिया है। उन सबको हर महीने पोषक आहार मिले, उसके लिए किट बनाई गई है। उसमें गुड़ है, चना है, उसमें सोयाबीन है। देख लें कि उस लिस्ट में अगर आपका नाम।
जुलाना में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। आपको बता दें कि हरियाणा रोडवेज की बस और ट्रक की जबरदस्त टक्कर हो गई। इस हादसे में एक की मौत हो गई और करीब 5 दर्जन लोग घायल हो गए। तो वहीं राहगीरों की मदद से घायलों को बाहर निकाला, जिनकी नजदीकी अस्पताल में इलाज जारी है। जुलाना से खबर आपको बता रहे, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं घटनास्थल की, जहां बस और ट्रक की जोरदार टक्कर हुई। तो वहीं इस हादसे में एक की मौत भी हुई है। खबर सोनीपत से है, जहां सोनीपत में एसटीएफ की टीम को बड़ी कामयाबी मिली। आपको बता दें कि 2 साल से फरार अपराधी को यहां पर गिरफ्तार किया गया है। 15,000 रुपए का ये इनामी अपराधी है। वहीं आपको बता दें कि आरोपी पर लूट के कई मुकदमे भी दर्ज थे। हालांकि साल 2020 में जेल पानीपत से पैरोल पर आया था और आरोपी करीब 2 साल से फरार चल रहा था। वहीं आरोपी पर पुलिस महानिदेशक हरियाणा ने 15,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। फिलहाल आरोपी करमबीर को आगामी कार्रवाई के लिए एसएचओ थाना समालखा के हवाले किया गया है। भिवानी में गौ मांस बेचने की सूचना से हड़कंप मच गया। सूचना के बाद गौ सेवकों ने जागृति कॉलोनी में दबिश दी। वहीं मांस सप्लायर तो मौके से फरार हो गए, लेकिन इसकी खरीदारी के लिए आए 4 लोगों को पकड़ लिया गया। जानकारी मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और छानबीन की। वहीं मौके से करीब 20 किलोग्राम गौ मांस के साथ 4 खरीदारों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उनसे पूछताछ जारी है। वहीं बजरंग दल कार्यकर्ताओं और गौ सेवकों का कहना है कि भिवानी गौ मांस की मंडी बन चुकी है। यहां पर हर शुक्रवार को 4 से 5 क्विंटल गौ मांस आ रहा है। संजय परमार ने बताया कि पैसे और ऑर्डर देने के बाद गौ मांस यहां मंगवाया जाता है। जांच का विषय है कि यहां पर गाय मारी जाती है या फिर गौ मांस बाहर से आता है। काफी पुरानी सूचना थी हमारे इनके पास, तो हमारे कार्यकर्ता लगे भी हुए थे काफी दिनों से। लेकिन आज ये जब उसको पकड़ने के लिए, काबू में करने के लिए कोशिश की, तो उसमें 2 व्यक्ति भागे और जो खरीदार थे और जो इसका मांस का सेवन करने वाले हैं, वो आज पकड़ लिए। 4-5 व्यक्ति जो मैंने पुलिस में दे दिए हैं। तो आज बजरंग दल कार्यकर्ता और ये गोरक्षा दल कार्यकर्ता सारे इकट्ठा हो गया, पुलिस को दे रहे हैं, कंप्लेंट कर दे रहे हैं और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा रहे हैं। 1 बाल्टी के लगभग यहाँ पे मांस पकड़ा है। गौ मांस बांटा जा रहा है, बेचा जा रहा है। तो सही मानते छापा मारा, वहां में 2 तस्कर मिले थे, दोनों भाग गए हमारे हाथ से। अभी मांस बरामद हुआ है, बाल्टी भर में मांस मिला है। इनके हमने आधार कार्ड ID चेक करवाए थे, सब यूपी के पाए गए। ये मकान मालिक से बात, उसने बोला हमने इनको चेक नहीं करवाया था। मैं सब चेक के लिए शहरवासी जो लोग मकान किराए देखते पहले चेक करवाओ कौन है कौन नहीं है। आज ये गाय काट रहे हैं, जब हमारी बहन बेटी ऐसी काटेंगे, ये हम कुछ नहीं कर पाएंगे इनका। बुलेटिन में फिलहाल ये बस इतना ही। आप बनी रहिए हमारे साथ। नमस्कार।